हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 सेक 1 फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये वीडियो वन शॉट होने वाली है, मतलब एक ही वीडियो में हम लोग सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। और मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जितना भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को बताऊंगी, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे। मतलब पूरा सिलेबस कवर करा दिया गया है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के थ्रू। इसके अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़कर नहीं जाना है। आप लोगों को पता ही है कि सेक 1 का पेपर जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी और बहुत बड़ा है, तो श्योर है। और पेपर भी आप लोगों का 4 सेट में होने वाला है, तो क्वेश्चन तो कम नहीं होंगे, क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे। तो टोटल इस वीडियो में हम लोग सेक पेपर के लिए 21 यानी 21 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इस जितना भी क्वेश्चन है, मतलब 21 क्वेश्चन से बाहर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और सेक पेपर जो है वो बीए, बीकॉम या बीएससी सभी स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब सभी को ये पेपर पढ़ना है। ये कंपलसरी पेपर है। सेक पेपर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक कंपलसरी पेपर है जो सारे स्टूडेंट्स को पढ़ना ही है। और ये जो वीडियो होने वाली है वो इंग्लिश में होने वाली है, मतलब जो बच्चे अपना आंसर को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो बच्चे आंसर को हिंदी में लिखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो अलग से बना दी गई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये है आपका सबसे पहला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द मीनिंग, डेफिनेशन एंड फंक्शंस, फीचर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल्सो डिस्कस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन इनपुट डिवाइसेस विद देयर एडवांटेजेस। 4 है, एक्सप्लेन आउटपुट डिवाइसेस विद देयर एडवांटेज। 5 है, डिफाइन स्टोरेज डिवाइस विद देयर एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेल अबाउट कनेक्टिंग कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर टू सीपीयू। 7 है, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर, ऑल्सो explain application software and system software. Question number 8 है, what is an operating system? Explain its needs, functions and purpose. Question number 9 है, explain the user interface of an operating system. Also describe the different types of operating system according to their use. Question number 10 है, short note on management of files and folders. 11 है, what is a computer network and explain its importance. 12 है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। 13 है, व्हाट इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट। 14 है, व्हाट इज ईमेल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग, सेटिंग अप एन ईमेल अकाउंट। 15 है, व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट। 16 है, व्हाट इज एमएस वर्ड और वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन हाउ टू वर्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। 17 है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट शॉर्टकट कीज एंड देयर फंक्शंस इन एमएस वर्ड 2010 एडिशन। 18 है, डिस्कस एमएस पावर पॉइंट एंड ऑल्सो डिस्कस प्रिपरेशन एंड वर्किंग विद प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, फॉर्मेटिंग एंड यूज ऑफ एनिमेशन। 19 है, व्हाट इज अ स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। 20 है, एक्सप्लेन वर्किंग विद वर्कबुक्स, डेटा एंट्री, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, फॉर्मेटिंग इन स्प्रेडशीट्स, एमएस एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर डेटा मेजरमेंट्स, डिफाइन बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स एंड एक्सप्लेन देयर इंटररिलेशनशिप्स। तो ये है टोटल 21 क्वेश्चन। मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और आप लोगों को अलग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर मैं जिस तरीके से डिजाइन की हूँ, सारा सिलेबस इसमें कवर हो रहा है। तो अगर कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आता है तो आप बना लोगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन को कवर करा दिया गया है और कौन कौन सा क्वेश्चन बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 तक क्वेश्चन जो है आप लोगों का करा दिया गया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक वहां कवर करा दिया गया है। 12 क्वेश्चन वहां पर कवर कराया हुआ है, आप वहां से जाकर उस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है वहां पर जो कराया हुआ है, एक एक करके वीडियो कराया हुआ है, तो काफी ज्यादा आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन कराया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आता है, मतलब आपको समझ नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको सारा कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में मैट्रिक्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की हूँ। तो मैंने जिस तरीके से ये 12 क्वेश्चन का आंसर को कवर कराया है, पूरे यूट्यूब पर आपको वैसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको सारा आंसर खुद से ही याद हो जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है।
तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर वहाँ से देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब इस वीडियो में हम लोग इस मैराथन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक का आंसर को कवर करने वाले हैं। सो आई जस्ट होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी और बस आपको इतना ही करना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 है, 12, 13, सॉरी 11, 12। तो ये सारा 12 क्वेश्चन है, ठीक है। आप जाकर उसे जल्दी से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज ईमेल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग सेटिंग अप एन ईमेल अकाउंट। तो आंसर में आपको लिखना है, ईमेल जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल is a method of sending and receiving digital messages through the internet. It allows users to send text, document, images and other files from one computer to another. मतलब ईमेल एक डिजिटल मैसेज भेजने का सिस्टम है जो इंटरनेट पर काम करता है। मतलब आप किसी भी इंसान को मैसेज भेज सकते हो, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और फाइल्स को भी भेज सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं वैसे ही ईमेल भी होता है, बस थोड़ा ऑफिशियल और प्रोफेशनल यूज के लिए होता है। आगे आपको लिखना है फीचर्स ऑफ ईमेल। It is a fast and low cost method of communication. It allows sending messages anywhere in the world. It supports file attachments such as documents and images. It provides a written record of communication. मतलब ईमेल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बहुत फास्ट और सस्ता होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में मैसेज तुरंत भेज सकते हो। इसमें आप फाइल्स अटैच कर सकते हो जैसे पीडीएफ, इमेजेस या फिर डॉक्यूमेंट्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ईमेल में रिकॉर्ड सेव रहता है, मतलब आप बाद में भी उस मैसेज को देख सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। मतलब अगर कोई डेटा है जो आपने ईमेल पर भेजा है तो फिर बाद में आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। आगे आपको लिखना है प्रोसेस ऑफ ओपनिंग या सेटिंग अप एन ईमेल अकाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट है ओपन अ वेब ब्राउजर। फर्स्ट ओपन अ वेब ब्राउजर लाइक क्रोम और एज एंड गो टू एन ईमेल सर्विस वेबसाइट सच एज जीमेल और याहू मेल। मतलब अब अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर आपको समझना है। मतलब सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर को ओपन करना होता है जैसे क्रोम या फिर एज। उसके बाद आप जीमेल या फिर याहू मेल की वेबसाइट पर जाते हैं जहां से आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। सेकंड है क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट और साइन अप ऑप्शन ऑन द वेबसाइट। मतलब वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट या फिर साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। आपको उस पर क्लिक करना होता है, तभी आपका अकाउंट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। थर्ड है फिल पर्सनल डिटेल्स। एंटर योर डिटेल्स सच एज अ नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड यूजर नेम। मतलब इसके बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और यूजर नेम। यूजर नेम ही आपका ईमेल एड्रेस बनेगा, इसीलिए इसे ध्यान से चूज करना होता है। फोर्थ है क्रिएट यूजर नेम एंड पासवर्ड। चूज अ यूनिक ईमेल आईडी जिसको यूजर नेम कहते हैं एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी। यहाँ आपको एक यूनिक ईमेल आईडी बनानी होती है जो किसी और की ना हो। मतलब ये सिर्फ एक ही यूनिक आईडी होता है। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना बहुत जरूरी है ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे और कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस ना कर सके। फिफ्थ है वेरीफाई मोबाइल नंबर। एंटर योर मोबाइल नंबर एंड वेरीफाई इट यूजिंग द ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है। आपके फोन पर एक ओटीपी आता है जिसको आपको एंटर करके कंफर्म करना होता है कि ये आप हो, मतलब ये आपका ही अकाउंट है। ये स्टेप सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ईमेल सर्विस। मतलब उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं जिसे मतलब टर्म्स और कंडीशंस जो है वहाँ ऑप्शन में आता है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। ये बेसिकली रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको ईमेल सर्विसेज यूज करना होता है। सेवेंथ है अकाउंट रेडी टू यूज। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस योर ईमेल अकाउंट इज क्रिएटेड एंड रेडी टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। मतलब जैसे ही ये सब स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा आपका ईमेल अकाउंट रेडी हो जाता है। अब आप इसको इजीली आपका ईमेल अकाउंट रेडी है तो आप किसी को भी इजीली ईमेल भेज सकते हो और उसको रिसीव भी कर सकते हो। अब आगे आपको लिखना है हेडर ऑफ एन ईमेल।
The header is the top part of an email which contains important information about the message. अब ईमेल के हेडर को समझते हैं। हेडर ईमेल का जो टॉप पार्ट होता है जहां इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे किसको भेजना है या फिर किसने भेजा है और ईमेल जो है वो किस टॉपिक पर है। आगे आपको लिखना है मेन पार्ट्स ऑफ ईमेल हेडर। सबसे पहला है फ्रॉम, शोज द सेंडर्स ईमेल एड्रेस। मतलब फ्रॉम का मतलब होता है किसने ईमेल भेजा है। यहाँ सेंडर का ईमेल एड्रेस शो होता है जो आपको ईमेल भेज रहा है। आगे है टू, शो द रिसीवर्स ईमेल एड्रेस। टू में उस पर्सन का ईमेल एड्रेस लिखा होता है जिसको ईमेल भेजा जा रहा है। उसके बाद है सीसी, कार्बन कॉपी, यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू अदर पीपल। मतलब सीसी का यूज तब होता है जब आप किसी और को भी सेम ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। मतलब मेन रिसीवर के अलावा और लोग भी ईमेल को देख सकते हैं जिसका आप सीसी में ईमेल आईडी को डालेंगे। नेक्स्ट है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सेंड्स अ कॉपी विदाउट शोविंग अदर रिसिपिएंट्स। मतलब बीसीसी में भी कॉपी ही भेजी जाती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि बाकी लोगों को पता नहीं चलता है कि और किस किस को ईमेल गया है। ये प्राइवेसी के लिए यूज होता है। आगे है सब्जेक्ट, शोज द टॉपिक ऑफ द ईमेल। सब्जेक्ट में ईमेल का मेन टॉपिक लिखा होता है जिसे रिसीवर को तुरंत आइडिया हो जाता है कि ईमेल किस बारे में है। आगे है डेट, शोज द डेट एंड टाइम ऑफ सेंडिंग द ईमेल। मतलब डेट में ईमेल भेजने का टाइम और डेट शो होता है जिससे पता चलता है कि ईमेल कब सेंड हुआ है। आगे आपको लिखना है हाउ टू सेंड एन ईमेल। सबसे पहला है लॉग इन टू योर ईमेल अकाउंट। सेकेंड है क्लिक ऑन कंपोज टू राइट अ न्यू ईमेल। थर्ड है फिल हेडर फील्ड्स, एंटर द रिसीवर ईमेल write the subject and add CC या BCC if needed. Fourth है write message, type your message in the email body. Fifth है click send to deliver the email. मतलब अब ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होता है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद कंपोज बटन पर क्लिक करना होता है जिससे नया ईमेल लिखना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप रिसीवर को ईमेल एड्रेस टू में लिखते हो, सब्जेक्ट को ऐड करते हो और अगर ज़रूरत हो तो सीसी या फिर बीसीसी को भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप अपना मेन मैसेज टाइप करते हो जो आप भेजना चाहते हो और फाइनली सेंड बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो आपका ईमेल रिसीवर के पास चला जाता है। अब आगे आपको लिखना है हाउ टू रिप्लाई टू एन ईमेल। सबसे पहला है ओपन ईमेल, ओपन द रिसीव्ड ईमेल। सेकेंड है क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन। थर्ड है राइट रिप्लाई, टाइप योर मैसेज। फोर है क्लिक सेंड टू रिप्लाई। मतलब रिप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप रिसीव्ड ईमेल को ओपन करते हो, फिर रिप्लाई बटन पर क्लिक करते हो जिससे आप डायरेक्टली उस ईमेल का आंसर दे सकते हो और उसके बाद आप अपना रिप्लाई मैसेज लिखते हो और अंत में सेंड पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका रिप्लाई सामने वाला तक पहुंच जाता है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। ईमेल इज एन इजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन टूल। अंडरस्टैंडिंग द हेडर, अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस एंड सेंडिंग रिप्लाइंग मेथड्स हेल्प इन इफेक्टिव ईमेल कम्युनिकेशन। मतलब अगर ओवरऑल देखें तो ईमेल एक बहुत ही इजी और फास्ट कम्युनिकेशन टूल है। अगर आपको अकाउंट बनाना, हेडर समझना और ईमेल सेंड और रिप्लाई करना आ जाए तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर सकते हो, चाहे वो स्टडी के लिए हो या फिर प्रोफेशनल वर्क के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट। आंसर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। नेटवर्क सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। एज नेटवर्क्स आर यूज्ड टू शेयर डेटा एंड कम्युनिकेट, it becomes necessary to protect the network from unauthorized access, misuse, and cyber attacks. Network security helps in protecting data, devices, and systems connecting to the network. एक्चुअली इसमें बात क्या है ना कि आज के टाइम में हम सब लोग इंटरनेट और नेटवर्क का यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या ऑफिस का सिस्टम। जब हम नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो हम डेटा शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं और ऑनलाइन काम भी करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा तो कोई भी हैकर आपका डेटा को चुरा सकता है या सिस्टम को आपके डैमेज कर सकता है। इसीलिए नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंश्योर करता है कि आपका डेटा, डिवाइसेस और सिस्टम सेफ रहे और कोई अनऑथराइज्ड पर्सन यूज़ या फिर उसको एक्सेस ना कर सके। अब आगे आपको लिखना है मीनिंग ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। Network security is the process of protecting a computer network from unauthorized access, misuse, damage और cyber threats। मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी एक प्रोसेस है
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से और मिसयूज से, या फिर डैमेज या फिर साइबर थ्रेट से। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स प्रोटेक्टिंग द नेटवर्क एंड इट्स डेटा फ्रॉम हैकर्स एंड वायरसेस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं और इसके डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं हैकर्स से या फिर वायरस से। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है अपने नेटवर्क को सेफ रखना, मतलब कोई भी अननोन या अनऑथराइज्ड पर्सन आपके नेटवर्क में घुस ना पाए, डेटा चुरा ना पाए या सिस्टम को डैमेज ना कर पाए। ये हैकर्स, वायरसेस और साइबर अटैक से प्रोटेक्शन देता है। मतलब ओवरऑल नेटवर्क और उसके डेटा को सेफ रखना ही नेटवर्क सिक्योरिटी है। अब आगे आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। सबसे पहला है टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि डेटा को सेफ रखना, मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके, मतलब आपके डेटा को यूज़ ना कर सके, या फिर स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है जब डेटा सेंसिटिव हो, जैसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या फिर बैंक की डिटेल्स हो। सेकेंड है टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका सेकेंड एम है प्राइवेसी मेंटेन करना, मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के पास ना जाए, आपका डेटा सिर्फ आप या ऑथराइज्ड लोग ही इसको देख सकें। थर्ड है टू इंश्योर सेफ कम्युनिकेशन। नेटवर्क सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे ईमेल या चैट, वो सेफ हो और बीच में कोई उसको मतलब चुरा ना ले, बीच में से ही कोई उसको आपके डेटा को गायब ना कर दे। और फोर्थ है टू प्रिवेंट डेटा लॉस एंड डैमेज। ये डेटा लॉस और डैमेज को भी प्रिवेंट करता है, मतलब अगर वायरस या साइबर अटैक हो तो डेटा डिलीट या फिर मतलब करप्ट ना हो, मतलब आपका डेटा जो है वो बर्बाद ना हो जाए। आगे है फिफ्थ है टू मेंटेन स्मूथ नेटवर्क ऑपरेशंस। ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है नेटवर्क को स्मूथली चलाना, मतलब नेटवर्क में कोई डिस्टर्बेंस ना आए और सब कुछ प्रॉपरली काम करता रहे। आगे आपको लिखना है एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इज मेनली बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी मेनली 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पर बेस्ड होता है। अगर ये तीनों स्ट्रांग है तो नेटवर्क भी सिक्योर होता है। उसमें सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना, मतलब हर कोई आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही उसको देख सकते हैं। जैसे पासवर्ड और एन्क्रिप्शन यूज करके डेटा सिक्योर किया जाता है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब डेटा सेंसिटिव हो, जैसे बैंक डिटेल्स या फिर पासवर्ड इन्फॉर्मेशन। सेकेंड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा। इट इंश्योर्स that data is not altered or modified by unauthorized persons. For example, using checksums and digital signatures to verify data. इसका इम्पोर्टेंस है इट इंश्योर्स दैट डेटा रिमेन्स करेक्ट एंड ट्रस्टवर्दी। तो इंटीग्रिटी का मतलब है डेटा बिल्कुल करेक्ट और अनचेंज रहे, और मतलब डेटा जो है वो बिल्कुल ही सही हो और उसमें कोई भी किसी भी तरह का बदलाव ना हो, मतलब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को चेंज ना कर सके। जैसे डिजिटल सिग्नेचर्स या फिर चेकसम्स यूज किया जाता है वेरीफाई करने के लिए, इससे डेटा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बना रहता है। थर्ड है अवेलेबिलिटी। Availability means ensuring that network resources and data are available to authorized users whenever needed. For example, backup systems and servers help in maintaining availability. Importance, it ensures smooth functioning of the network. Availability का मतलब होता है कि जब भी आपको डेटा या नेटवर्क चाहिए हो वो अवेलेबल हो, मतलब सिस्टम डाउन ना हो, इसके लिए बैकअप सिस्टम्स और सर्वर्स यूज होते हैं। ये इंश्योर करता है कि नेटवर्क स्मूथली काम करता रहे। आगे आपको लिखना है मेथड्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। सबसे पहला है फायरवॉल। अ फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होता है जो नेटवर्क के अंदर आने और बाहर जाने वाले डेटा को चेक करता है। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो उसे ब्लॉक कर देता है। सेकेंड है एंटीवायरस। Antivirus software protects the network from viruses, malware and other harmful programs. मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिस्टम को वायरसेस और मालवेयर से बचाता है। ये हार्मफुल फाइल्स को डिटेक्ट करके रिमूव करता है, जिससे सिस्टम सेफ रहता है। थर्ड है पासवर्ड प्रोटेक्शन। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग नेटवर्क अकाउंट्स। मतलब अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा कि आप जो हैकर्स है वो इजीली किसी भी अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पासवर्ड वीक हो जाएगा तो हैकर्स इजीली अकाउंट हैक कर सकते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग और सिक्योर पासवर्ड यूज करना जरूरी है।
फोर्थ है एनक्रिप्शन. एनक्रिप्शन कन्वर्ट्स डेटा इनटू कोडेड फॉर्म सो दैट अनऑथराइज्ड यूजर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. एनक्रिप्शन डेटा को कोड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब अगर कोई डेटा चुरा भी ले तो वो उसे समझ नहीं पाएगा. ये सिक्योरिटी का बहुत स्ट्रांग मेथड है. आगे है ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स बिफोर अलाउइंग एक्सेस. ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि यूजर जेन्युइन है या नहीं, जैसे ओटीपी, फिंगरप्रिंट या फिर लॉगिन सिस्टम. ये सब ऑथेंटिकेशन के एग्जांपल्स हैं. अगर आपका कोई डेटा लेना चाहता है तो आप पहले ओटीपी भेजेगा, तो अगर वो ओटीपी तो आपके पास होगा, तो इस तरीके से क्या होगा कि ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करेगा जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसकी आइडेंटिटी को. आगे आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी. इट प्रोटेक्ट्स इंपॉर्टेंट डेटा. मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी आपके इंपॉर्टेंट डेटा को सेफ रखता है, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन और बिजनेस डेटा. सेकंड है इट प्रिवेंट साइबर अटैक. ये हैकर्स और साइबर अटैक से प्रोटेक्शन देता है, जिससे सिस्टम सेफ रहता है. थर्ड है इट इंश्योर सेफ कम्युनिकेशन. ये इंश्योर करता है कि आपका कम्युनिकेशन सिक्योर हो और कोई बीच में इंटरफेयर ना करे. नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स यूजर प्राइवेसी. ये आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है. फिफ्थ है इट इम्प्रूव्स नेटवर्क रिलायबिलिटी. ये नेटवर्क को रिलायबल बनाता है, मतलब सिस्टम प्रॉपरली और स्मूथली काम करता है. अब आपको कंक्लूजन लिखना है. इन कंक्लूजन, नेटवर्क सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम साइबर थ्रेट्स. द मेन aspects such as confidentiality, integrity and availability help in maintaining a secure network environment. Therefore, network security is very important in today's digital world. मतलब अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसे कंक्लूड किया जाए तो नेटवर्क सिक्योरिटी आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है. ये डेटा को सेफ रखता है, साइबर अटैक से बचाता है और नेटवर्क को सिक्योर बनाता है. कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी जैसे प्रिंसिपल्स इसको स्ट्रांग बनाते हैं. इसीलिए हर यूज़र को नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमएस वर्ड और वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन हाउ टू वर्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. इसमें आपको लिखना है कि एमएस वर्ड होता क्या है और वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, और वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरीके से काम करता है, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है. तो आंसर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है. MS Word is one of the most commonly used word processing software. It is developed by Microsoft and is a part of the Microsoft Office package. It helps users to create, edit, format and print document easily. सोचिए अगर आपको एक असाइनमेंट या एप्लीकेशन लिखनी हो और हर मिस्टेक के बाद पूरा पेज आपको दोबारा लिखना पड़े, कितना इरिटेटिंग होगा. इसी प्रॉब्लम को MS Word ने सॉल्व किया है. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इजीली लिख सकते हो, गलती तुरंत करेक्ट कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल लुक दे सकते हो. ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है और ऑफिस पैकेज का पार्ट है. मतलब सिंपल में MS Word ने टाइपिंग को इजी, फास्ट और स्मार्ट बना दिया है. तो MS Word एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट यूज़ करता है या फिर हर ऑफिस में यूज़ होता है. ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है. इसकी हेल्प से आप डॉक्यूमेंट्स को इजीली बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, उन्हें अट्रैक्टिव फॉर्मेट दे सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो. पहले लोग टाइपराइटर से काम करते थे जिसमें मिस्टेक्स करेक्ट करना मुश्किल था, लेकिन MS Word ने पूरा प्रोसेस फास्ट और ईजी बना दिया. अब आगे आपको लिखना है मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग. Word processing is the process of creating, editing, formatting, saving and printing documents using a computer software. तो वर्ड प्रोसेसिंग को अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो ये पूरा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट बनाने का. मतलब आप लिखते हो, उसमें कुछ चेंजेस करते हो, उसको डिज़ाइन करते हो, सेव करते हो और प्रिंट करते हो. ये सब काम जब कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है उसे वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं. तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कंप्यूटर की हेल्प से डॉक्यूमेंट बनाना और उसमें चेंजेस करना. जैसे आप टेक्स्ट लिखते हो, उसको एडिट करते हो, डिज़ाइन करते हो, सेव करते हो, फिर प्रिंट करते हो. तो ये सारा कुछ मिलकर ही वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है. अब आपको लिखना है डेफिनेशन. अ वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने और मैनेज करने की फैसिलिटी देता है. मतलब आप लिख सकते हो, गलती सुधार सकते हो, डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो और डॉक्यूमेंट प्रिंट भी कर सकते हो. ये सब एक ही सॉफ्टवेयर में पॉसिबल होता है. तो वर्ड प्रोसेसर बेसिकली एक टूल है जो आपको पूरा कंट्रोल देता है डॉक्यूमेंट पर. आप लिख भी सकते हो, डिज़ाइन ये सब भी कर सकते हो और फाइनली प्रिंट भी निकाल सकते हो. तो मतलब एक ही जगह सब कुछ हो जाता है. अब आगे आपको लिखना है व्हाट इज़ MS Word.
MS वर्ड, जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, is a word processing software used to prepare documents such as letters, reports, assignments and applications. MS वर्ड आप एक ऑल इन वन राइटिंग टूल समझ सकते हो। मतलब एक ही में सारा कुछ। जैसे अगर स्कूल का असाइनमेंट हो, ऑफिस का रिपोर्ट हो या जॉब के लिए एप्लीकेशन हो, सब MS वर्ड में आप बना सकते हो। इसीलिए हर जगह यूज होता है। अब आगे आपको लिखना है फीचर्स ऑफ MS वर्ड। सबसे पहला है टेक्स्ट एडिटिंग। MS वर्ड अलाउज यूजर्स टू एडिट टेक्स्ट इजीली बाय एडिंग, डिलीटिंग और मॉडिफाइंग वर्ड्स। मतलब यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट है, मिस्टेक से डर ही खत्म हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी गलत लिख दो, तुरंत डिलीट या चेंज कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। सेकेंड है फॉर्मेटिंग। इट प्रोवाइड्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन सच एज फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल एंड कलर। फॉर्मेटिंग मतलब आपने अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाना। मतलब आप और कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने टेक्स्ट को। तो आप फॉन्ट को बड़ा कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स यूज़ कर सकते हो और इससे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि अट्रैक्टिव लगेगा। थर्ड है स्पेल चेक। इट ऑटोमेटिकली चेक्स स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। मतलब ये फीचर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेलिंग गलत लिख देते हो तो MS वर्ड खुद बता देगा आपको कि आपने गलत लिख दिया है ये वाला। मतलब आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली क्लीन और एरर फ्री बन जाता है। फोर्थ है इंसर्ट ऑप्शंस। यूजर्स कैन इंसर्ट टेबल्स, पिक्चर्स एंड चार्ट्स। मतलब सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस, टेबल्स और चार्ट्स को भी ऐड कर सकते हो। इससे आपका वर्क और इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल लगता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट में सेव एंड प्रिंट। डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेव्ड एंड प्रिंटेड इजीली। मतलब आप अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए और जब चाहो प्रिंट निकाल सकते हो। मतलब डिजिटल से पेपर तक का काम एक ही क्लिक में हो जाता है। आगे आपको लिखना है हाउ टू वर्क इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। सबसे पहला है स्टार्टिंग MS वर्ड। क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मतलब इसमें आपको समझना है कि MS वर्ड में आप काम कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले है कि MS वर्ड को स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हो और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सेलेक्ट करते हो और फिर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। मतलब सबसे पहले MS वर्ड ओपन करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप कोई ऐप को ओपन करते हो उसी तरीके से MS वर्ड को भी ओपन किया जाता है। फिर एक ब्लैंक पेज ओपन होता है जहां आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। क्लिक ऑन फाइल, न्यू एंड देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मतलब अगर नया डॉक्यूमेंट बनाना हो तो फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करो। मतलब एक फ्रेश पेज जहां आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले फाइल पे क्लिक करो, फिर वहां न्यू होगा, न्यू पे क्लिक करो और फिर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। थर्ड है टाइपिंग टेक्स्ट। स्टार्ट टाइपिंग यूजिंग द कीबोर्ड, द कर्सर शोज वेयर द टेक्स्ट विल अपीयर। मतलब बस कीबोर्ड से टाइपिंग स्टार्ट करो, जो ब्लिंकिंग लाइन दिखती है आपको जिसे कर्सर कहते हैं, वही बताता है कि टेक्स्ट कहाँ लिखा जा रहा है। तो बस स्टार्ट कीजिए आप कीबोर्ड को यूज करके लिखना और कर्सर आपको बता देगा कि टेक्स्ट अपीयर हो रहा है। अब नेक्स्ट है 4 में एडिटिंग टेक्स्ट। कट टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, पेस्ट टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट। दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द होम टैब। तो एडिटिंग का मतलब है टेक्स्ट को मैनेज भी करना। आप टेक्स्ट को कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ये सब होम टैब में आपको मिल जाएगा। फिफ्थ है फॉर्मेटिंग टैब। टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड बाई चेंजिंग फॉन्ट साइज, चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल, मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, चेंजिंग टेक्स्ट कलर। मतलब यहाँ आप अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हो। बोल्ड, अगर आपको और ज़्यादा बोल्ड चाहिए तो बोल्ड बना सकते हो। स्टाइल चेंज करना है, इटैलिक वगैरह। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर सकते हो। कलर चेंज करना है, वो कर सकते हो। मतलब पूरा कंट्रोल आपके पास है। आप डॉक्यूमेंट को कैसा दिखाना चाहते हो दिखा दो। 6 में है इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लिक इंसर्ट टैब टू ऐड पिक्चर्स, टेबल, शेप्स और चार्ट्स। इंसर्ट टैब एक मैजिक टूल की तरह है। यहाँ से आप इमेजेस, टेबल्स, शेप्स और चार्ट्स को ऐड कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छा बना देता है। अब 7 में है सेविंग द डॉक्यूमेंट। क्लिक फाइल, सेव, चूज लोकेशन, देन टाइप फाइल नेम, देन क्लिक सेव, शॉर्टकट Ctrl+S। अब काम करने के बाद सेव करना बिल्कुल मत भूलना। फाइल में जाके सेव करो या डायरेक्ट Ctrl+S को प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा।
अगर सेव करना भूल जाओगे तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये खुद से सेव नहीं होता है, आपको सेव करना पड़ेगा। अब 8 है ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको कैसे खोलना है? तो क्लिक फाइल, ओपन, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट। मतलब अगर पहले से सेव फाइल ओपन करनी है तो फाइल पर क्लिक कीजिए आप, फिर ओपन में जाइए, मतलब ओपन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए वो डॉक्यूमेंट को जो आप यूज़ करना चाहते हो या एक्सेस लेना चाहते हो। 9th है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। क्लिक फाइल, फाइल पे क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है, सेलेक्ट प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर है वो सेलेक्ट करना है, फिर क्लिक प्रिंट, प्रिंट पर क्लिक करना है, फिर या एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो Ctrl+P। मतलब प्रिंट निकालना हो तो Ctrl+P अगर आप क्लिक करते हो तो डॉक्यूमेंट जो आपका है वो पेपर पे आ जाएगा, मतलब डिजिटल से रियल कॉपी रेडी हो जाएगा। तो पहले फाइल पर क्लिक करना है, फिर प्रिंट पर क्लिक करना है, फिर प्रिंटर सेलेक्ट करना है और फिर आपको प्रिंट कर देना है। अब आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ MS वर्ड। सबसे पहला है इट मेक्स document preparation easy, it saves time and effort, it improves document presentation, it allows error correction easily, it is widely used in offices and education। MS वर्ड लाइफ को और इजी बना देता है, मतलब टाइम को बचाता है, मिस्टेक्स को इजीली जल्दी से ठीक कर देता है और डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लगता है। तो इसलिए स्कूल से लेकर ऑफिस तक हर जगह इसका यूज़ होता है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। MS वर्ड is a powerful word processing software used for creating professional documents. It provides many tools for editing and formatting documents. Therefore, MS Word is an essential tool in modern education and offices. मतलब MS Word एक पावरफुल टूल है जो आपको स्मार्ट तरीके से लिखने और प्रेजेंट करने में हेल्प करता है। अगर आपको MS Word आता है तो आपका काम जो है, मतलब आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का हो जाता है ये स्किल। तो ये आंसर कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका क्वेश्चन है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट शॉर्टकट कीज एंड देयर फंक्शंस इन MS वर्ड। मतलब आपको इसमें शॉर्टकट कीज के बारे में बताना है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं MS वर्ड में, ये भी बताना है। तो आंसर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। MS वर्ड प्रोवाइड्स मेनी शॉर्टकट कीज सच एज कंट्रोल की, अल्ट की एंड फंक्शन की टू परफॉर्म टास्क क्विकली। These shortcut keys reduce the use of mouse and make work faster and easier. Shortcut keys are combinations of keys used to perform commands quickly. मतलब अगर आप MS वर्ड में सिर्फ माउस से काम करते हो तो काम थोड़ा स्लो हो जाता है, या फिर अगर आप सिर्फ कीबोर्ड को यूज़ करते हो तब भी आपका काम जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इसी में हेल्प करता है शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ से क्या होता है कि आपका जो काम करने का तरीका है, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो आपका काम का जो स्पीड है वो डबल हो जाता है। शॉर्टकट कीज़ बेसिकली कीबोर्ड के कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपका काम इंस्टेंटली कर देते हैं बिना माउस यूज़ किए हुए। मतलब एक क्लिक के बदले सिर्फ 2 बटन्स आपको दबाना होता है और काम आपका हो जाएगा। इससे टाइम भी बचता है और काम भी प्रोफेशनल लगता है। तो MS वर्ड आपको प्रोवाइड कराता है बहुत सारा शॉर्टकट कीज़, जैसे कंट्रोल कीज़, अल्ट कीज़ और फंक्शन कीज़, ताकि आपका काम जो है वो और ज़्यादा फास्ट हो सके। और ये सारा शॉर्टकट कीज़ जो है वो माउस का यूज़ को कम करते हैं और आपका काम को फास्ट और ईजी बनाते हैं। शॉर्टकट कीज़ जो है वो कॉम्बिनेशंस होती है कीज़ का ही। जैसे आपको फाइल को ओपन करना है तो अगर एक बटन होता है वहाँ पर कंट्रोल का और एक बटन होता है S का, तो आप कंट्रोल और S को एक साथ दबा दोगे तो फाइल अपने आप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का कीज़ का कॉम्बिनेशन होता है जिसको अगर आप कमांड करोगे तो आपका काम जल्दी होगा। अब आगे आपको लिखना है मीनिंग ऑफ शॉर्टकट कीज़। Shortcut keys are combinations of keys used to perform commands directly from the keyboard without using the mouse. Example, Ctrl+S is used to save a document. जैसे अगर आपको फाइल को ओपन करना है तो आप Ctrl+O को क्लिक करोगे एक साथ, तो डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। उसमें एक की होती है कंट्रोल की और एक की मतलब एक बटन होता है O का, तो आप कंट्रोल और O एक साथ अगर दबा देते हो तो आपका फाइल जो डॉक्यूमेंट है जो कुछ भी वो ओपन हो जाएगा। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की तरह होता है जो आपका काम को फास्ट बना देता है। अब आपको आगे लिखना है इंपॉर्टेंट कंट्रोल शॉर्टकट कीज़। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ हैं जिसको आपको एग्जाम में लिखना है। ये आपको लिखना है, एक तरफ शॉर्टकट की लिखना है और एक तरफ उसका फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहला है Ctrl+N, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है। Ctrl+S दबाते ही आपका डॉक्यूमेंट तुरंत सेव हो जाता है। अगर आप बार बार यूज़ नहीं करोगे तो डेटा लॉस भी हो सकता है, इसीलिए इसको हैबिट बना लो, क्योंकि आपको फाइल्स को जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सेव करना ही पड़ेगा।
तो सेव करने के लिए Ctrl+S दबाइए और सेव हो जाएगा। अब सेकेंड है Ctrl+O, ओपन डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो Ctrl+O क्लिक कीजिए। सेव डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो Ctrl+S। प्रिंट करना है Ctrl+P। कॉपी करना है Ctrl+C। और अगर कट करना है तो Ctrl+X। याद रख सकते हो, कट मतलब क्या, क्रॉस है ना। कट कैसे करते हो आप, क्रॉस का साइन देकर, तो क्रॉस का साइन वाला एक ही लेटर है X। Ctrl+V, पेस्ट टेक्स्ट। टेक्स्ट को अगर आपको पेस्ट करना है तो आप Ctrl+V को क्लिक करोगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल। Ctrl+Z अंडो। Ctrl+Y रेडो। Ctrl+B बोल्ड करना है आपको। Ctrl+I इटैलिक टेक्स्ट। Ctrl+U अंडरलाइन टेक्स्ट। Ctrl+F फाइंड। Ctrl+H रिप्लेस। Ctrl+L लेफ्ट अलाइन। Ctrl+E सेंटर अलाइन। Ctrl+R राइट अलाइन और Ctrl+J जस्टिफाई। ये आपको एग्जाम में लिखना है, इजी है, तो आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब आगे आपको शॉर्टकट कीज लिखना है, इंपॉर्टेंट अल्ट शॉर्टकट कीज। MS वर्ड 2010 के अकॉर्डिंग बोला था क्वेश्चन लिखने के लिए। सबसे पहले एक तरफ शॉर्टकट कीज और एक तरफ फंक्शन। Alt+F ओपन फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू खोलना है आपको तो Alt+F। होम टैब खोलना है तो Alt+H। इंसर्ट टैब खोलना है तो Alt+N। ओपन पेज लेआउट टैब Alt+P। ओपन रेफरेंस टैब Alt+S। ओपन मेलिंग्स टैब तो Alt+M क्लिक करना होगा। ओपन रिव्यू टैब, रिव्यू करना है आपको Alt+R। अगर आपको व्यू टैब को ओपन करना है तो Alt+W। अगर आपको क्लोज करना है MS वर्ड को तो Alt+F4। अगर आपको ओपन करना है प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स तो Alt+Enter। अगर आपको इंसर्ट करना है करंट डेट को तो Alt+Shift+T। तो आपका जो डेट है अभी का वो शो हो जाएगा वहाँ। इंसर्ट करंट टाइम, अगर अभी का टाइम आपको वहाँ पर डालना है Alt+Shift+T। अगर आपको इंसर्ट फुट नोट Alt+Ctrl+F। अगर इंसर्ट एंड नोट Alt+Ctrl+T। अब आगे आपको लिखना है एडवांटेजेस ऑफ शॉर्टकट कीज। पहला है शॉर्टकट कीज सेव टाइम व्हाइल वर्किंग, मतलब शॉर्टकट कीज को अगर आप यूज करोगे तो आपका टाइम बचेगा आपका काम करते वक्त। सेकेंड है दे इंक्रीजेस स्पीड ऑफ टाइपिंग एंड एडिटिंग, ये आपकी टाइपिंग की स्पीड को या फिर आप एडिटिंग कर रहे हो तो उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। दे रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन माउस, और अगर आप माउस पे बहुत डिपेंडेंट हो तो ये उस डिपेंडेंसी को खत्म करती है या मतलब कम कर देती है। दे इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क। फोर्थ है दे इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क, मतलब ये वर्क की एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। फिफ्थ है दे मेक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन ईजियर, मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपका काम आसान करता है। अब आपको लिखना है कंक्लूजन। इन कंक्लूजन शॉर्टकट कीज इन MS वर्ड हेल्प यूजर्स टू परफॉर्म टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली। Knowledge of control keys, alt keys and function keys make working in MS Word faster and more productive। मतलब शॉर्टकट कीज जो है वो आपका काम लिटरली फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। जहाँ पहले आपको माउस से बार बार क्लिक करना पड़ता था वही काम अब आप एक या दो बटन को क्लिक करके तुरंत कर सकते हो। जैसे कंट्रोल कीज, अल्ट कीज, फंक्शन कीज आपको और ज़्यादा स्मार्ट यूज़र बना देते हैं। जितना ज़्यादा आप इन शॉर्टकट कीज को यूज़ करोगे उतना ही आपका काम फास्ट, इजी और प्रोफेशनल होता जाएगा। मतलब एक नॉर्मल यूज़र और एक स्मार्ट यूज़र में डिफरेंस ही शॉर्टकट कीज क्रिएट करता है। तो इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है डिस्कस MS PowerPoint एंड ऑल्सो डिस्कस प्रिपरेशन एंड वर्किंग विद प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, फॉर्मेटिंग एंड यूज ऑफ एनिमेशन। तो आंसर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। MS PowerPoint इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। It is a part of the Microsoft Office package. It is used to create presentations using slides, text, pictures, charts, and animations. It is widely used in education, business meetings, and seminars to present information in an attractive way. अब सोचिए आपको क्लास में या फिर स्टेज पर कुछ एक्सप्लेन करना है। अगर आप सिर्फ बोलेंगे तो लोग बोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ स्लाइड्स, इमेजेस और एनिमेशन के साथ प्रेजेंट करते हो अगर अपने प्रेजेंटेशन को, तो सबका अटेंशन तुरंत आपको मिलने लगेगा। और यही काम MS PowerPoint करता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक पावरफुल टूल है जिससे आप अपनी बात को विजुअली और इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। इसीलिए ये स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस और सेमिनार्स में बहुत यूज होता है।
तो MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और ये पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का, और इसको क्रिएट किया गया है प्रेजेंटेशन के यूज के लिए, और इसका यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, स्लाइड्स का यूज करके, टेक्स्ट का यूज करके, पिक्चर्स का, चार्ट्स का और एनिमेशंस का यूज करके। और ये ज्यादातर एजुकेशन, बिजनेस मीटिंग, सेमिनार्स ये सब में यूज होता है ताकि इंफॉर्मेशन को और ज्यादा अट्रैक्टिव वे में रखा जा सके। अब आगे आपको लिखना है MS पावर पॉइंट। MS PowerPoint is an application software used to create and display presentation in the form of slides. A presentation is a collection of slides arranged in sequence to explain a topic. MS PowerPoint एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप स्लाइड्स बनाते हो। हर स्लाइड्स एक छोटा पेज है जिसमें आप अपना कंटेंट को लिखते हो, और जब आप सब स्लाइड्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हो तो वो एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बन जाता है। मतलब स्टोरी की तरह स्लाइड्स बाय स्लाइड आप अपना टॉपिक एक्सप्लेन करते जाते हो। तो प्रेजेंटेशन कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स है जिसको अरेंज किया जाता है एक सीक्वेंस में ताकि किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा सके। अब आगे आपको लिखना है फीचर्स ऑफ MS पावर पॉइंट। सबसे पहला है स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, मतलब इंफॉर्मेशन को स्लाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है मल्टीमीडिया सपोर्ट। इट अलाउज एडिंग टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो, मतलब इसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, मतलब ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। जैसे आप इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो सब कुछ ऐड कर सकते हो। थर्ड है डिजाइन टेम्पलेट्स। इट प्रोवाइड्स रेडीमेड टेम्पलेट्स एंड थीम्स, और इसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स और थीम्स भी आता है जिसको आप यूज कर सकते हो। फोर्थ है एनिमेशन इफेक्ट्स। इट अलाउज एनिमेशन टू मेक प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव, और ये एनिमेशन को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। फिफ्थ है स्लाइड शो ऑप्शन। प्रेजेंटेशन कैन बी शोन इन फुल स्क्रीन मोड, और प्रेजेंटेशन को आप फुल स्क्रीन पे दिखा सकते हो। तो पावर पॉइंट जो है वो उसमें सब कुछ स्लाइड्स के फॉर्म में होता है। हर स्लाइड्स एक पेज की तरह होती है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट को डालते जाते हो। इससे ऑडियंस को समझना इजी हो जाता है और प्रेजेंटेशन क्लीन दिखती है। और ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है, मतलब आप इसमें इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सब कुछ ऐड कर सकते हो। मतलब आप अपनी प्रेजेंटेशन को बोरिंग नहीं बल्कि पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और इसमें एनिमेशंस का भी यूज कर सकते हो, तो एनिमेशन से आप स्लाइड्स को अलाइव कर सकते हो, मतलब उसको जिंदा के फॉर्म में कर सकते हो। टेक्स्ट या इमेजेस एक स्टाइल में अपीयर होते हैं जिससे प्रेजेंटेशन और एंगेजिंग हो जाती है। अब आगे आपको लिखना है प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन बनाने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। अगर प्लानिंग क्लियर नहीं होगा तो प्रेजेंटेशन बहुत ही मैसी लग सकता है। तो आगे आपको लिखना है स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला है सेलेक्ट द टॉपिक। फर्स्ट डिसाइड द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन, मतलब सबसे पहले डिसाइड करो कि आप किस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बना रहे हो। क्लियर टॉपिक होने से आपका जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो जाता है। सेकेंड है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। गैदर नेसेसरी डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। उसके बाद आपको अपने टॉपिक के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है ताकि आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सको उसको। थर्ड है प्लान द स्लाइड्स। डिसाइड हाउ मेनी स्लाइड्स आर नीडेड। अब आपको डिसाइड करना होता है कि कितनी स्लाइड्स बनानी है। ज़्यादा स्लाइड्स भी बोरिंग हो सकती है और कम स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो सकता है। तो एक प्रॉपर मिडिल वे आपको चूज करना है जिससे वो स्लाइड्स जो है वो बोरिंग भी ना लगे और इंफॉर्मेशन कम भी ना हो जाए। अब फोर्थ है अरेंज कंटेंट। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल ऑर्डर, मतलब कंटेंट को सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, जैसे पहले इंट्रो, फिर मेन पॉइंट्स और फिर कंक्लूजन, तभी ऑडियंस इजीली समझ पाएगी। फिफ्थ है चूज डिजाइन। सेलेक्ट अ सुटेबल थीम और टेम्पलेट। लास्ट में एक अच्छा डिजाइन चूज करो जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग हो। ये प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाता है। अब आगे आपको लिखना है वर्किंग विद प्रेजेंटेशन। सबसे पहला है स्टेप्स टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। ओपन MS पावर पॉइंट। सबसे पहले आपको पावर पॉइंट ओपन करना है। क्लिक न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। चूज अ टेम्पलेट और ब्लैंक प्रेजेंटेशन। उसके बाद इंसर्ट स्लाइड्स, ऐड टेक्स्ट एंड इमेजेस और फिर सेव द प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करने के लिए पावर पॉइंट को सबसे पहले ओपन करना होता है, फिर न्यू प्रेजेंटेशन को चूज करना होता है, फिर आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो या ब्लैंक स्लाइड ले सकते हो। उसके बाद स्लाइड्स को ऐड करो, टेक्स्ट और इमेजेस डालो और फाइनली आपका जो काम आपने उस पर किया है उसको सेव कर लो। आगे आपको लिखना है वर्किंग विद स्लाइड्स।
स्लाइड्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन। मतलब स्लाइड्स ही प्रेजेंटेशन का हार्ट होती है। हर स्लाइड्स एक पार्ट को एक्सप्लेन करती है। आगे आपको लिखना है स्लाइड ऑपरेशंस, जिसमें सबसे पहला है इंसर्ट स्लाइड। न्यू स्लाइड्स कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट। मतलब स्लाइड्स के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। न्यू स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लाइड को डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, लेआउट को चेंज कर सकते हो और स्लाइड्स को ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। मतलब पूरा कंट्रोल आप ही के पास होता है। तो सबसे पहला है इंसर्ट स्लाइड्स। न्यू स्लाइड्स कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट, न्यू स्लाइड आ जाएगा। डिलीट स्लाइड, अनवांटेड स्लाइड्स कैन बी डिलीटेड। थर्ड है डुप्लीकेट स्लाइड, स्लाइड्स कैन बी कॉपीड। फोर्थ है स्लाइड लेआउट, different layouts like title slide, content slide can be selected. फिफ्थ है स्लाइड सॉर्टिंग, स्लाइड्स कैन बी रीअरेंज्ड इन ऑर्डर। मतलब स्लाइड्स को रीअरेंज भी किया जा सकता है। अब आगे आपको लिखना है फॉर्मेटिंग इन अ पावर पॉइंट। फॉर्मेटिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। तो फॉर्मेटिंग आपकी मदद करता है कि आप प्रेजेंटेशन की जो अपीयरेंस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अब आगे आपको लिखना है टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। सबसे पहला है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। Text formatting includes changing font size, changing font style, making text bold, italic और underline, changing text color। कॉमा छूट गया, आपको हर जैसे चेंजिंग फॉन्ट साइज है उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल है फिर कॉमा लगाना है। तो इसमें लिखा है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से आप अपने वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोल्ड कर सकते हो, कलर को यूज कर सकते हो। इससे प्रेजेंटेशन जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। अब सेकेंड है स्लाइड फॉर्मेटिंग। Slides formatting includes changing background color, applying themes, using design templates, adding slide styles। स्लाइड का बैकग्राउंड और डिजाइन चेंज करके आप प्रेजेंटेशन को विजुअली अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। अब थर्ड है ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग। पिक्चर्स एंड शेप्स कैन बी रीसाइज्ड, कलर्ड एंड पोजीशनड। मतलब इमेजेस और शेप्स को आप रीसाइज, कलर और एडजस्ट कर सकते हो ताकि सब कुछ परफेक्ट अलाइनमेंट में लगे। आगे आपको लिखना है यूज ऑफ एनिमेशन इन पावर पॉइंट। एनिमेशन मेक्स प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग। एनिमेशन जो है वो प्रेजेंटेशन को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। एनिमेशन इज अ विजुअल इफेक्ट अप्लाइड टू टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स टू कंट्रोल हाउ दे अपीयर्स ऑन द स्लाइड। मतलब एनिमेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट इफेक्ट। जब टेक्स्ट या इमेज एक स्टाइल में अपीयर होता है वो एनिमेशन कहलाता है। ये प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बना देता है। मतलब जब भी कोई टेक्स्ट या फिर इमेजेस जो है वो किसी स्टाइल में अपीयर होता है, मतलब किसी भी स्टाइल में, जैसे मूव कर सकता है या फिर कुछ बोल सकता है, मतलब वो उसमें मूवमेंट होगा। तो ये जो प्रेजेंटेशन है उसको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब आगे आपको लिखना है टाइप्स ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन के टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहला है एंट्रेंस एनिमेशन, हाउ एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द स्लाइड। मतलब सबसे पहला है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड में एंटर कैसे करेगा। सेकंड है एम्फेसिस एनिमेशन, तो कोई चीज कैसे एंट्री करेगी, कैसे हाईलाइट होगी, कैसे एग्जिट होगी और कैसे मूव करेगी, ये सब कुछ प्रेजेंटेशन को और ज्यादा डायनेमिक बना देता है। तो उसमें यही लिखा है कि एम्फेसिस सेकंड में है एनिमेशन। हाईलाइट्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट्स करते हैं। थर्ड है एग्जिट एनिमेशन, हाउ एन ऑब्जेक्ट्स लीव द स्लाइड, कैसे स्लाइड को ऑब्जेक्ट जो है वो लीव करेगा। फोर्थ है मोशन पाथ, मूव्स एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ पाथ, मतलब एक पाथ के अलोंग ही ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है। अब आगे आपको लिखना है स्टेप्स टू अप्लाई एनिमेशन। सबसे पहला है सेलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। सेकंड है क्लिक एनिमेशन टैब। थर्ड है चूज एनिमेशन इफेक्ट। फोर्थ है सेट टाइमिंग इफ रिक्वायर्ड। मतलब एनिमेशन को लगाना भी काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, फिर एनिमेशन टैब में जाइए, उसके बाद इफेक्ट को चूज कीजिए, फिर टाइमिंग को सेट कर दीजिए, बस हो गया। अब आगे आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ एमएस पावर पॉइंट। सबसे पहला इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब काफी बढ़िया कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। सेकंड है इट मेक्स प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव। इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग टॉपिक क्लियरली। इट इज वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन एंड बिजनेस। इट सपोर्ट्स मल्टीमीडिया लर्निंग। मतलब पावर पॉइंट कम्युनिकेशन को पावरफुल बना देता है। आप अपनी बात क्लियरली और इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, इसीलिए एजुकेशन और बिजनेस दोनों में यूज होता है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन एमएस पावर पॉइंट इज अ वेरी यूजफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट हेल्प्स यूजर टू प्रिपेयर अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस यूजिंग स्लाइड्स, फॉर्मेटिंग एंड एनिमेशंस। Therefore, it is an essential tool for students, teachers and professionals। मतलब पावर पॉइंट एक पावरफुल टूल है जो आपको अपनी बात स्मार्ट और अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना सिखाता है। अगर आपको पावर पॉइंट आता है तो आपका कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन दोनों नेक्स्ट लेवल पे चला जाते हैं।
तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। तो आंसर में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म एंड परफॉर्म कैलकुलेशन इजीली. It is widely used in offices, schools and businesses for data management and analysis. अच्छा सोचिए, आपके पास बहुत सारा डेटा है, मार्क्स, सैलरी, एक्सपेंसेस या बिजनेस रिकॉर्ड्स। अगर आप ये सब कॉपी में मैनेज करोगे तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मतलब इतना सारा कुछ आपको अरेंज करना है, इतना सारा कुछ मैनेज करना है, मार्क्स भी, सैलरी भी, एक्सपेंसेस भी, बिजनेस भी। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है एमएस एक्सेल। ये एक ऐसा स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जहां आप डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो और ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन भी कर सकते हो। इसीलिए स्कूल्स, ऑफिसेस और बिजनेस में डेली यूज होता है। तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और ये एक पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। और इसको यूज़ किया जाता है स्टोर डेटा को स्टोर करने में टेबुलर फॉर्म में, या फिर कैलकुलेशन को इजीली परफॉर्म करने में। और ये यूज़ होता है ज़्यादातर बिजनेस, स्कूल्स और डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस में। आगे आपको लिखना है व्हाट इज अ स्प्रेडशीट। अ स्प्रेडशीट इज एन, आपको एग्जाम में व्हाट इज अ स्प्रेडशीट ये नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए लिखा गया। आप इस लाइन को काट दीजिएगा, डायरेक्ट स्प्रेडशीट लिखकर डैश दीजिएगा। A spreadsheet is an electronic worksheet that is used to store, organize and calculate data in rows and columns. मतलब स्प्रेडशीट को सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो ये एक डिजिटल कॉपी जैसा होता है जिसमें आप रोज और कॉलम्स में डेटा को लिख सकते हो। मतलब रोज जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और कॉलम्स जिसको वर्टिकल लाइंस कहते हैं। जैसे एक टेबल होता है वैसे ही यहाँ डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और आप इजीली कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अब आगे आपको लिखना है डेफिनेशन। A spreadsheet is a software application that allows users to enter data in tabular form and performs calculations using formulas and functions. मतलब स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है जहां आप डेटा एंटर करते हो और फॉर्मूलाज यूज करके ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करते हो, जैसे सम, एवरेज या फिर परसेंटेज। ये सारा कुछ बस एक क्लिक में हो जाता है। अब आगे आपको लिखना है एमएस एक्सेल। MS Excel is a spreadsheet program used to create worksheets, perform calculations, prepare charts and analyze data. मतलब MS Excel को आप एक डेटा मैनेजमेंट टूल समझ लो। इसमें आप डेटा लिखते हो, कैलकुलेशंस करते हो, चार्ट्स बनाते हो और एनालिसिस भी करते हो। मतलब डेटा को समझने और यूज करने के लिए बेस्ट टूल है। अब आगे आपको लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ MS Excel। सबसे पहला है वर्कबुक। A workbook is the main Excel file. It contains one or more worksheets. Example, an Excel file saved as .xlsx is called a workbook. वर्कबुक को आप एक फाइल या फिर नोटबुक समझ लीजिए। इसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं जिसे वर्कशीट्स कहते हैं। जब आप एक्सेल फाइल को सेव करते हो .xlsx, वही वर्कबुक होता है। अब आगे आपको लिखना है सेकंड में वर्कशीट। अ वर्कशीट इज अ सिंगल पेज इन अ वर्कबुक वेयर डेटा इज एंटर्ड. इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. Each वर्कबुक कैन कंटेन मैनी वर्कशीट। तो वर्कशीट एक पेज होता है जहां आप एक्चुअल डेटा को लिखते हो। ये रोज और कॉलम से बना होता है। एक वर्कबुक में आप मल्टीपल वर्कशीट्स रख सकते हो, जैसे नोटबुक के अलग अलग पेजेस होते हैं। अब आगे आपको लिखना थर्ड में रोज। रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ वर्कशीट। दे आर नंबर्ड एज 1 2 3 4। एग्जांपल रो 1 रो 2। मतलब रो जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, मतलब लेफ्ट से राइट चलती हैं। इनको नंबर्स दिए जाते हैं जैसे 1 2 3। इससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डेटा कहाँ है। अगर रो 1 है तो मतलब फर्स्ट में है तो रो 1 लिखा होगा, सेकंड में रो 2। अब आगे है फोर्थ में कॉलम्स। कॉलम्स आर वर्टिकल लाइंस इन अ वर्कशीट। दे आर नेम्ड एज ABCD। एग्जांपल कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम जो होती है वो वर्टिकल लाइंस होती है, मतलब ऊपर से नीचे आती है। इनको लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जैसे ABC। इसे डेटा को ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है। और जैसे कोई डेटा जो है वो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है और सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है, तो फिर डेटा कहाँ मिलेगा आपको? R1 CB में, मतलब रो 1 कॉलम बी। अब आगे है सेल। अ सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। एग्जाम्पल A1 कॉलम A प्लस रो 1। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट वेयर डेटा इज एंटर्ड। मतलब सेल वो जगह होती है जहां रो और कॉलम मिलते हैं, जैसे A1। मतलब कॉलम A और रो 1 का इंटरसेक्शन जो होता है उसी को A1 कहते हैं। यही वो प्लेस है जहां आप एक्चुअल डेटा को एंटर करते हो। अब नेक्स्ट है एक्टिव सेल। द एक्टिव सेल इज द करेंटली सेलेक्टेड सेल वेयर डेटा कैन बी एंटर्ड. इट इज हाईलाइटेड विद अ बॉर्डर. मतलब एक्टिव सेल वो होता है जहां आप करेंटली काम कर रहे हो, वो हाईलाइट होता है बॉर्डर के साथ,
और मतलब जो भी आप टाइप करोगे वो इसी सेल में एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम बॉक्स। द नेम बॉक्स shows the address of the active cell. Example, if cell B2 is selected, name box shows B2. मतलब नेम बॉक्स आपको बताता है कि आप कौन सा सेल को यूज कर रहे हो। जैसे अगर आप B2 पर हो तो नेम बॉक्स में B2 लिखा होगा, ये नेविगेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार इज यूज टू एंटर और एडिट डेटा एंड फॉर्मूलाज। इट शोज द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड सेल। मतलब फॉर्मूला बार वो जगह है जहां आप डेटा या फिर फॉर्मूला को लिखते हो। अगर आप किसी सेल पर क्लिक करते हो तो उसका कंटेंट यहाँ शो होता है और आप उसे एडिट भी कर सकते हो। नाइन्थ है रिबन। रिबन इज द टॉप एरिया दैट कंटेन्स टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, etc. इट प्रोवाइड्स टूल्स एंड कमांड्स। मतलब रिबन टॉप में होता है जहाँ सारे टूल्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, लेआउट। यहीं से आप फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग और बाकी काम को कंट्रोल करते हो। ये एक्सेल का कंट्रोल पैनल है। और नेक्स्ट है 10th नंबर पे है सीट टैब्स। सीट टैब्स आर लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। दे हेल्प टू स्विच बिटवीन वर्कशीट्स। मतलब सीट टैब्स बॉटम में होता है जहां आप डिफरेंट वर्कशीट्स के बीच स्विच कर सकते हो, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर इजिली जा सकते हो। नेक्स्ट है स्टेटस बार। A status bar shows information about the current worksheet such as sum, average and mode. मतलब स्टेटस बार नीचे होता है और ये क्विक इंफॉर्मेशन देता है, जैसे सम या एवरेज। मतलब बिना फॉर्मूला लिखे भी आपको बेसिक कैलकुलेशंस का आइडिया मिल जाता है। अब आगे आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ एमएस एक्सेल। सबसे पहला इट हेल्प्स in data organization. Second है it performs calculations quickly. Third है it reduce manual errors. Fourth है it helps in data analysis. Fifth है it is useful in accounting and reporting. मतलब MS Excel डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है, कैलकुलेशंस को इंस्टेंटली करता है, तुरंत से कर देता है और मैनुअल मिस्टेक्स को कम करता है। इसीलिए अकाउंटिंग, बिजनेस और रिपोर्टिंग में बहुत यूजफुल है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। In conclusion, MS Excel is a powerful spreadsheet software used for data storage and calculations. Its components like workbook, worksheet, rows, columns, and cells help in managing data efficiently. मतलब MS Excel एक पावरफुल टूल है जो डेटा को मैनेज करना इजी बना देता है। इसके कंपोनेंट्स जैसे वर्कबुक, वर्कशीट, रोज, कॉलम्स और सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाते हैं जिससे आप डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हो। तो ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्किंग विद वर्कबुक्स, डेटा एंट्री, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, फॉर्मेटिंग इन अ स्प्रेडशीट्स MS Excel। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है MS Excel इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म्स एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस using formulas and functions. The main Excel file is called a workbook and it contains one or more worksheets. Working with a workbook involves entering data, editing it, modifying it and formatting it to make it clear and presentable. आपने कई बार अपने नोटबुक में बहुत कुछ लिखा होगा, जैसे आपने बहुत सारे डेटा को लिखा होगा, उसमें कुछ चेंजेस भी किया होगा और फिर उसको क्लीन और ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाया होगा। तो एक्सेल में वही काम डिजिटल फॉर्म में होता है। MS Excel एक पावरफुल टूल है जहां आप डेटा को टेबल में ऑर्गेनाइज करते हो और फॉर्मूलाज की हेल्प से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन को कर सकते हो। इसमें जो मेन फाइल होती है उसे वर्कबुक कहते हैं और उसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होती है। और जब आप एक्सेल में काम करते हो तो आप मेनली 4 चीज़ें करते हो: डेटा एंट्री, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन और फॉर्मेटिंग। तो आगे आपको लिखना है वर्किंग विद वर्कबुक इन MS Excel। सबसे पहला है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री मीन्स एंटरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू सेल्स ऑफ अ वर्कशीट। मतलब डेटा एंट्री का मतलब है कि एक्सेल के सेल्स में डेटा को लिखना। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन को देना चाहते हो वो आप सेल्स के अंदर टाइप करते हो। सेकेंड है स्टेप्स ऑफ डेटा एंट्री। Open MS Excel, select a cell where data is to be entered, type the data using keyboard और press enter to confirm the entry। मतलब सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन करना होगा, फिर किसी सेल पर आपको क्लिक करना होगा जहां आप डेटा को लिखना चाहते हो। उसके बाद कीबोर्ड से टाइप करना होगा और एंटर पर प्रेस करना होगा। बस डेटा सेव हो गया उस सेल में। आगे है टाइप्स ऑफ डेटा एंट्री। टेक्स्ट डेटा, नेम्स, सब्जेक्ट, सिटीज, एग्जाम्पल राहुल, इंग्लिश, दिल्ली। न्यूमरिक डेटा, numbers used in calculations, example 100, 250, 500. Formula data used for calculations, example A1 plus B1। तो एक्सेल में 3 टाइप का डेटा होता है। टेक्स्ट डेटा मतलब नाम या सब्जेक्ट जैसे राहुल या इंग्लिश।
फिर होता है न्यूमेरिक डेटा, मतलब आप नंबर्स जो कैलकुलेशन में यूज होते हैं वो सारा कुछ। फिर होता है फॉर्मूला डेटा, मतलब वो कैलकुलेशंस जो एक्सेल खुद यूज करता है, जैसे A1 + B1 लिखते ही ऑटोमेटिकली रिजल्ट दे देता है। तो इस तरीके से ये 3 तरह का होता है। अब आपको लिखना है एग्जांपल्स ऑफ डेटा एंट्री। आपको एक शीट बनानी है जिसमें एक तरफ लिखना है सब्जेक्ट नेम राहुल, अमन, रिया। सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस। मार्क्स 75, 80, 85। अब अगर आपको टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करना है कि टोटल मार्क्स आया कितना है, तो आप सबसे पहले इज इक्वल टू कीबोर्ड से टाइप कीजिए, फिर SUM कैपिटल में ही आपको लिखना है SUM, फिर ब्रैकेट, फिर C2, फिर कॉलन और फिर C4। तो आप जैसे ही ये फॉर्मूला को एंटर करते हो तो सब कुछ जो भी आपको चाहिए होता है, टोटल मार्क्स आपको अगर निकालना है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको अपने से करने का ज़रूरत नहीं है। तो कितना भी बड़ा डेटा हो, एक फॉर्मूला डालिए और सारा डेटा का जो भी आप सम निकालना चाहते हो आ जाएगा वहाँ। C2 से C4 क्यों लिया हमने? क्योंकि जैसे देखिए C1 में नेम लिखा हुआ है और फिर C2 में राहुल का मार्क्स है, C3 में अमन का मार्क्स है और C4 में रिया का मार्क्स है। तो आपको C2 से लेकर C4 तक सम करना है, तो फिर वहाँ से वहाँ तक लिखना होगा। अब सेकंड है एडिटिंग। एडिटिंग मीन्स मेकिंग करेक्शंस इन द एंटर्ड डेटा। तो एडिटिंग का मतलब है कि गलती को सुधारना, मतलब अगर आपने कुछ रॉन्ग टाइप कर दिया है तो फिर उसे करेक्ट करना एडिटिंग कहलाता है। आगे लिखना है वेज ऑफ एडिटिंग। डबल क्लिक द सेल एंड एडिट डेटा। एडिट थ्रू द फॉर्मूला बार। प्रेस डिलीट टू रिमूव डेटा। यूज बैकस्पेस टू करेक्ट कैरेक्टर्स। मतलब एडिटिंग के लिए आप सेल पर डबल क्लिक कर सकते हो या फॉर्मूला बार से चेंज कर सकते हो। अगर पूरा डेटा हटाना है तो डिलीट भी क्लिक कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा अगर करेक्ट करना है तो बैक स्पेस को यूज कर सकते हो। आगे आपको लिखना है एग्जाम्पल। इफ मार्क्स आर रॉन्गली एंटर्ड एज 85 इंस्टेड ऑफ 95, वी कैन एडिट एंड करेक्ट इट। मतलब अगर मार्क्स 95 आए थे और आपने 85 एंटर कर दिया है तो फिर उसको आप एडिट करके 95 कर सकते हो। अब थर्ड है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मीन्स मेकिंग चेंजेस सच एज कॉपिंग, मूविंग और इंसर्टिंग डेटा। तो मॉडिफिकेशन का मतलब है डेटा में चेंजेस करना, जैसे कॉपी करना, मूव करना या न्यू डेटा को ऐड करना। आगे है कॉमन मॉडिफिकेशन टास्क। कॉपी करना है आपको तो कॉपी डेटा यूजिंग कंट्रोल+C। कंट्रोल+C क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। कट करना है कंट्रोल+X। पेस्ट करना है कंट्रोल+V। और आगे लिखा है इंसर्ट, ऐड न्यू रोज और कॉलम्स। न्यू रोज और कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हो। डिलीट, रिमूव अनवांटेड रोज और कॉलम्स। अगर कोई अनवांटेड रोज है जिसको आप नहीं चाहते हो कि ये रहे तो उसको डिलीट कर सकते हो। एग्जाम्पल में आपको लिखना है इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू स्टूडेंट्स, इंसर्ट अ न्यू रो एंड एंटर डिटेल्स। अगर आप किसी नए स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हो तो फिर एक न्यू रो को इंसर्ट कीजिए और उसके डिटेल्स को डाल दीजिए। अब फोर्थ है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मीन्स इंप्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि डेटा का अपीयरेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करना। आगे आपको लिखना है टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। पहला है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है? तो चेंजिंग फॉन्ट साइज, चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल, मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, मेकिंग टेक्स्ट इटैलिक, अंडरलाइनिंग टेक्स्ट, चेंजिंग टेक्स्ट कलर। ये सब कुछ को हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं, तो इसे फिर से हम लोग नहीं देखने वाले। एग्जाम्पल, हेडिंग कैन बी मेड बोल्ड एंड लार्जर। अगर हेडिंग को बोल्ड और लार्जर बनाना है तो बोल्ड बोल्ड कर दीजिए और लार्ज करना है तो लार्ज कर दीजिए। सेकेंड है सेल फॉर्मेटिंग। सेल फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स एडिंग बॉर्डर्स और टू टेबल। सेल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि किसी बॉर्डर को या फिर टेबल एडिंग बॉर्डर्स टू टेबल का मतलब है कि आप टेबल्स में बॉर्डर्स को यूज कर सकते हो, मतलब बॉर्डर्स को ऐड कर सकते हो। सेल फॉर्मेटिंग से आप टेबल को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हो, बॉर्डर्स को ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो और अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। इससे सब कुछ काफी ज्यादा बेहतर दिखेगा। अब नेक्स्ट है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग हेल्प्स इन डिस्प्लेइंग नंबर्स इन प्रॉपर फॉर्म। एग्जाम्पल, करेंसी फॉर्मेट तो ₹500, परसेंटेज फॉर्मेट 75%, डेटा फॉर्मेट 10 to 2025। तो नंबर फॉर्मेटिंग से नंबर्स को प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाया जाता है, जैसे रुपीज में अमाउंट को दिखाया जाता है, परसेंटेज में परसेंटेज को दिखाया जाता है सिंबल में, और डेट फॉर्मेट में डेट को दिखाया जाता है। तो इससे डेटा को समझना आसान हो जाता है। अब आगे आपको लिखना है टेबल फॉर्मेटिंग। एक्सेल्स प्रोवाइड्स टेबल स्टाइल्स टू मेक डेटा मोर अट्रैक्टिव। मतलब एक्सेल में रेडीमेड टेबल स्टाइल दिए होते हैं जिससे आपका डेटा जो है वो एक क्लिक में अट्रैक्टिव बन सकता है, मतलब प्रोफेशनल लुक बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब आपको लिखना है इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग विद वर्कबुक्स। सबसे पहला, इट हेल्प्स इन प्रॉपर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, इट मेक्स कैलकुलेशन फास्ट एंड एक्यूरेट, इट अलाउज easy corrections of mistakes, it improves data presentation, it saves times and effort, it helps in data analysis, it is useful in business and education.
मतलब एक्सेल वर्कबुक का यूज करने से डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है, कैलकुलेशन फास्ट और एक्यूरेट होते हैं और मिस्टेक्स इजीली सही हो जाता है। इससे प्रेजेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है और टाइम भी बचता है, इसीलिए एजुकेशन और बिजनेस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन, वर्किंग विद वर्कबुक्स इन एमएस एक्सेल इंक्लूड्स डेटा एंट्री, editing, modification, and formatting. These features help users to manage and analyze data effectively. Therefore, MS Excel is an essential tool for students, teachers, and business professionals. मतलब एक्सेल में काम करना मतलब डेटा को एंटर करना, उसमें चेंजेस करना, अपडेट करना और अट्रैक्टिव बनाना, ये सारा कुछ काम होता है। ये सब फीचर्स मिलकर एक्सेल को और ज़्यादा पावरफुल टूल बना देते हैं, जो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द शॉर्टकट कीज एंड देयर फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। मतलब अब शॉर्टकट कीज को डिफाइन करना है और उसके फंक्शंस को लिखना है एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल प्रोवाइड्स मेनी शॉर्टकट कीज विच हेल्प यूजर्स टू परफॉर्म टास्क क्विकली विदाउट यूजिंग द माउस। ऊपर हम लोगों ने अभी शॉर्टकट कीज का एक और क्वेश्चन कवर कर चुका है, बट उसका फंक्शंस था एमएस वर्ड में। अब इसी शॉर्टकट कीज के बारे में आपको बताना है और इसका फंक्शंस आपको लिखना है एमएस एक्सेल में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो एमएस वर्ड के लिए था और ये एमएस एक्सेल के लिए है। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि एमएस एक्सेल जो है वो प्रोवाइड कराता है कुछ शॉर्टकट कीज को, जो हेल्प करता है यूजर्स का टास्क को बहुत ही जल्दी मतलब क्विकली जो है बिना माउस को यूज किए हुए परफॉर्म करने में। मतलब शॉर्टकट कीज जो है वो कीबोर्ड के कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपका काम को बहुत जल्दी कर देते हैं बिना माउस के यूज का। इसमें क्या होता है कि बस एक क्लिक करना होता है और आपको माउस को यूज करना नहीं होता है, जिससे आपका कुछ काम टाइम जो है वो सेव हो जाता है। शॉर्टकट कीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ कीज सच एज कंट्रोल अल्ट एंड फंक्शन कीज यूज टू परफॉर्म कमांड्स। मतलब शॉर्टकट कीज कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ कीज होते हैं जैसे कंट्रोल अल्ट और फंक्शन कीज, और इसको यूज किया जाता है कमांड्स को परफॉर्म करने के लिए। ये क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं तो जल्दी से मैं इसे कवर करा देती हूँ। मीनिंग ऑफ शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज आर कीबोर्ड कॉम्बिनेशंस यूज्ड टू परफॉर्म कमांड्स क्विकली। शॉर्टकट कीज जो होता है वो कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन होता है जिसको यूज किया जाता है ताकि आप जल्दी से कमांड दे सको। जैसे कंट्रोल प्लस एस यूज किया जाता है किसी भी वर्कबुक को सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ यूज किया जाता है किसी भी वर्कबुक को ओपन करने के लिए। आपको लिखना है इंपॉर्टेंट कंट्रोल शॉर्टकट कीज इन एमएस एक्सेल। कंट्रोल प्लस एन क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, कंट्रोल प्लस ओ ओपन वर्कबुक, कंट्रोल प्लस एस सेव वर्कबुक, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट वर्कबुक, कंट्रोल प्लस सी कॉपी डेटा, कंट्रोल प्लस एक्स कट डेटा, कंट्रोल प्लस पी पेस्ट डेटा, कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल डेटा, कंट्रोल प्लस जेड undo action, control plus y redo action, control plus b bold text, control plus I italic text, control plus u underline text, control plus f find data, control plus h replace data, control plus arrow key move to edge of data region, control plus h go to beginning, control plus end go to last use till, control plus shift plus insert new row or column, control plus minus delete row or column। अब आपको लिखना है इंपॉर्टेंट अल्ट शॉर्टकट कीज इन एमएस एक्सेल। अल्ट प्लस एफ ओपन फाइल मेन्यू, अल्ट प्लस एच होम टैब, अल्ट प्लस एन इंसर्ट टैब, अल्ट प्लस पी पेज लेआउट टैब, अल्ट प्लस एम फॉर्मूलाज टैब, अल्ट प्लस ए डेटा टैब, अल्ट प्लस डब्ल्यू व्यू टैब, अल्ट प्लस एंटर न्यू लाइन्स इन अ सेल, अल्ट प्लस इज इक्वल टू ऑटो सम, अल्ट प्लस एफ फॉर क्लोज एक्सेल। तो फंक्शंस कीज इन एमएस एक्सेल। F1 help, F2 edit to active cell, F4 repeat last action, F5 go to command, F7 spelling check, F11 create chart, F12 save as। अब आपको लिखना है एडवांटेज ऑफ शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट कीज हेल्प इन सेविंग टाइम, दे इंक्रीज वर्किंग स्पीड, दे रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन माउस, दे इम्प्रूव एफिशिएंसी, दे मेक डेटा हैंडलिंग ईजियर। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। इन कंक्लूजन शॉर्टकट कीज इन एमएस एक्सेल आर वेरी यूजफुल फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट वर्क। नॉलेज ऑफ दीज कीज हेल्प्स यूजर टू परफॉर्म टास्क क्विकली एंड एक्यूरेटली। मतलब शॉर्टकट कीज जो है एमएस एक्सेल में वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं ताकि आप काम को और ज़्यादा फास्ट और अच्छे तरीके से कर पाओ। और ये कीज का अगर आपको नॉलेज है तो आप एक अच्छे यूज़र बन जाते हो और अपने काम को काफ़ी क्विकली और एक्यूरेटली करते हो। तो इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सेक पेपर के लिए। अगर आप इतना कर लिया है तो फिर आपको कुछ और करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
क्वेश्चन इसी से ही आएगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर डेटा मेजरमेंट्स? डिफाइन बाइट्स, बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स एंड एक्सप्लेन देयर इंटररिलेशंस। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, इन कंप्यूटर्स डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। मतलब कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी डिजिट में स्टोर होता है। बाइनरी डिजिट तो ही होता है 0 and 1। टू मेजर द साइज ऑफ डेटा and storage capacity, different units of data measurement are used such as bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte and terabyte. These units help us to understand how much data a computer can store. मतलब कंप्यूटर किसी भी चीज को नंबर्स में समझता है, सिर्फ 0 और 1 में। इसी को बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अब जब कंप्यूटर्स में इतना डेटा स्टोर होता है, फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, उसे मेजर्स करने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे रियल लाइफ में हम मीटर, किलोग्राम ये सब को यूज करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट यूज होता है। इन्हीं यूनिट्स की हेल्प से हमें पता चलता है कि डेटा कितना बड़ा है और स्टोरेज कितना है। अब आगे आपको लिखना है व्हाट आर डेटा मेजरमेंट्स। ये एग्जाम में लिखना नहीं आपको व्हाट आर डेटा मेजरमेंट्स, ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ डेटा मेजरमेंट लिखकर डस देना है और इसको अंडरलाइन भी कर देना है। डेटा मेजरमेंट्स रेफर्स टू यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो डेटा मेजरमेंट जो है, डेटा मेजरमेंट का मतलब होता है कि डेटा को मेजर करना, मतलब कितना डेटा है, छोटा है या बड़ा है, ये बताने के लिए जो यूनिट्स यूज होते हैं उन्हें डेटा मेजरमेंट कहते हैं। आगे आपको लिखना है यूनिट्स ऑफ डेटा मेजरमेंट। सबसे पहला है बिट। अ बिट, जिसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। इट कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू, इधर 0 और 1। एग्जाम्पल 0 और 1। मतलब बिट सबसे छोटी यूनिट होती है, ये सिर्फ 0 या फिर 1 को स्टोर कर सकती है। मतलब एक स्विच की तरह, या तो ऑन या तो ऑफ। कंप्यूटर का पूरा सिस्टम इसी छोटी सी यूनिट पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है बाइट। अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। इट इज कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर सच एज अ लेटर और नंबर। एग्जाम्पल 1 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, मतलब एक बाइट 8 बीट के बराबर होता है। मतलब जब 8 बीट्स मिलते हैं तब एक बाइट बनता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बाइट यूजुअली एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ए बी या फिर 1। मतलब एक बाइट जो है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक लेटर लिखने के लिए एक बाइट यूज होता है। नेक्स्ट है किलोबाइट। अ किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1024। ये 1024 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। 1024 1024 तो अ किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। एग्जाम्पल अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल में बी अ फ्यू केबी इन साइज। तो किलोबाइट जो है वो थोड़ा बड़ा यूनिट होता है। एक केबी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। मतलब छोटे छोटे डेटा मिलकर केबी बनाते हैं। जैसे एक छोटी टेक्स्ट फाइल या नोट्स फाइल केबी में होती है, आपके मोबाइल फोन में भी होगी, आप इसे समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट है मेगाबाइट। अ मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। एग्जाम्पल एन इमेज फाइल में बी सेवरल MB इन साइज। तो MB और बड़ा यूनिट है। 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB होता है। मतलब इमेजेस, सॉन्ग्स या मीडियम फाइल्स MB में मेजर होते हैं। जैसे एक फोटो यूजुअली कुछ MB की होती है। आगे है गीगाबाइट। अ गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। मैं इसको याद करा दूंगी, आपको याद करने का टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम्पल्स मूवी एंड सॉफ्टवेयर आर यूजुअली मेजर्ड इन GB। तो GB का यूज बड़े डेटा के लिए होता है। जैसे आपके मोबाइल फोन में भी डेली आता है 1.5 GB डेटा या फिर बहुत ज्यादा डेटा, है ना। 500 MB, 1000 MB, 1 GB डेटा। 1 GB डेटा जो है वो 1000 MB के बराबर नहीं होता है, 1024 MB के बराबर होता है। तो मूवीज, एप्स और सॉफ्टवेयर मोस्टली जो है वो जीबी में होते हैं। जैसे आपका मोबाइल स्टोरेज भी जीबी में ही है, 64 GB, 128 GB, है ना। किसी का 24 भी होता है, नहीं 20 नहीं, 32 होता है। उसके बाद है टेराबाइट। अ टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। एग्जाम्पल हार्ड डिस्क स्टोरेज इज ऑफन मेजर्ड इन टेराबाइट। तो टेराबाइट बहुत बड़ा यूनिट होता है। 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 GB। मतलब आपके फोन में डेली 1 GB आता है, और 1 टेराबाइट मतलब 1024 GB। मतलब 1024 दिन मिलाकर 1 GB अगर आता है तो 1 टेराबाइट बनेगा। ये मोस्टली हार्ड डिस्क और सर्वर्स में यूज होता है, जहाँ बहुत ज्यादा डेटा स्टोर होता है। आगे आपको लिखना है इंटर रिलेशनशिप ऑफ डेटा यूनिट्स। द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा यूनिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स
1 megabyte is equal to 1024 KB, 1 gigabyte is equal to 1024 MB, 1 terabyte is equal to 1024 MB। डेटा मेजरमेंट टेबल, ये टेबल भी बनाया गया है, इससे आपको इजीली याद होगा। देखिए, एक बाइट जो है वो 8 बीट्स के बराबर होता है, मतलब 8 बीट से मिलकर एक बाइट बनता है, ठीक है। तो एक बाइट में 8 बीट होता है, इसको आपको याद कर लेना है, एक बाइट में 8 बीट, बस खत्म। उसके बाद देखिए केबी, केबी जो है वो बाइट से मिलकर बनता है। इधर का टेबल में जितना आपको दिखाई दे रहा है 1024 1024 1024 1024, तो एक केबी जो है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। फिर है 1 MB, अब ये 1024 केबी से मिलकर बनेगा, मतलब 1024 केबी 1 MB, 1024 MB 1 GB, 1024 GB 1 TB, ठीक है। 1024 बाइट, तो ये केबी के बराबर, 1024 केबी MB के बराबर, 1024 MB GB के बराबर, 1024 GB TB के बराबर, 1024 GB TB के बराबर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है, रिवर्स में याद कीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। 1024 KB MB के बराबर, ऐसे किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, ईजी है, तुरंत याद हो जाएगा। तो आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा मेजरमेंट। सबसे पहला है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी को समझने में ये मदद करता है। अगर ये नहीं होता तो स्टोरेज कैपेसिटी कैसे समझते, आप नहीं समझ पाते अच्छे से, है ना। जैसे अगर किलोग्राम होता ही नहीं तो कुछ भी आप सामान को लाते जो किलोग्राम में मेजर होता है, कैसे तौल कर लाते। तो बस उसी तरीके से ये भी है। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग फाइल साइजेस, ये हेल्प करता है ताकि आप फाइल साइजेस कितना है ये पता कर पाओ। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग कंप्यूटर मेमोरी, इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग स्टोरेज डिवाइसेस, इट इज यूजफुल इन डेटा ट्रांसफर मेजरमेंट। अब आपको कंक्लूजन लिखना है। डेटा मेजरमेंट यूनिट सच एज बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी एंड टीबी हेल्प इन मेजरिंग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेशनशिप्स, हेल्प्स यूजर टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड कंप्यूटर स्टोरेज इफेक्टिवली। मतलब डेटा मेजरमेंट यूनिट्स जो है जैसे बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये हेल्प करता है मेजरिंग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी और समझने में हेल्प करता है कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और उसको मैनेज करने के लिए भी, उसको कैसे मैनेज करना है ये हेल्प करता है यूजर्स को समझने में। और फिर ये कंप्यूटर का स्टोरेज कितना है इसको अच्छे से इफेक्टिवली समझने में भी हेल्प करता है ये डेटा मेजरमेंट। तो ये थी एक कंप्लीट वीडियो सेक पेपर का फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ये लास्ट क्वेश्चन था और मैं जितना भी क्वेश्चन कराई हूँ आपको वो सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपका एग्जाम जो है वो 4 शिफ्ट में होने वाला है, मतलब एक ही पेपर का है, 4 सेट पेपर आने वाला है, मतलब सेक 1, सेक 2, सेक 3, सेक 4, मतलब 4 सेट पेपर मिलने वाला है। और सिलेबस भी इतना बड़ा दिया है तो कहीं से भी कुछ भी उठाकर वो पूछ देगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से पढ़ कर जाइए। तो आप समझ ही रहे होगे कि सिलेबस इतना बड़ा था, इसीलिए मैं बहुत पहले से ही इसका प्रिपरेशन करा रही थी। बहुत से बच्चों ने वो वीडियो नहीं भी देखा, बहुत से बच्चों ने देखा भी, तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा सब कुछ को याद कर पाना। तो जो बच्चे अभी यहाँ तक वीडियो को कंप्लीट कर पाए हैं उनके लिए अच्छा है, आप रिवाइज कीजिए और की पॉइंट्स को याद कर लीजिए, वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, वीडियो को प्रॉपर देख लीजिए, ताकि क्या हो आपके दिमाग में सेट रहे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आने वाला है, जो भी आएगा डुएबल होगा, आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। तो अगर सुना हुआ होगा ना तो आप एग्जाम में आपको वो रिकॉल होता रहेगा, याद आएगा कि क्या पढ़े थे आप, है ना। तो ये सारा कुछ जब दिमाग में रहेगा तो आंसर आप ऑटोमेटिक खुद से लिख दोगे। बस कुछ अरेंजमेंट्स आपको याद कर लेना है, कुछ डेटा है वो याद कर लेना है, फॉर्मेट याद कर लेना है, हेडिंग्स याद कर लेना है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आएगा तो ये की पॉइंट्स है, और कुछ भी छोड़ कर नहीं आना है आपको, कुछ भी मिला जुला कर लिख देना है आपको, जो भी याद रहे, ऐसा नहीं छोड़ दिया आपने कुछ, कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो याद रहे, जितना याद रहे, प्रॉपर दिमाग का यूज करके आप 3 घंटे एग्जाम में अच्छे से लिख दीजिएगा, क्योंकि रिव्यू की कहानी तो आप लोगों को पता ही है, पेपर आपको अच्छे से लिख कर आना है, ठीक है। और ये लास्ट एग्जाम है आप लोगों का इस सब्जेक्ट का, उसके बाद तो एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए इस सेमेस्टर के लिए लास्ट वीडियो होने वाली है। मतलब वीडियोस आएंगी चैनल पर, और भी वीडियोस आएंगी आपके लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, कुछ वीडियोस को मैं डालती रहूँगी स्टडी रिलेटेड ही। और तो मैं बस इतना ही इंश्योर कर रही हूँ कि अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा है तो बस आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।